नमस्कार बच्चों। हम फिर हाजिर हैं पार्ट 2 इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिवीजन के लिए। इससे पहले हमने 5-6 चैप्टर्स का रिवीजन किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जो +2 का सिलेबस है। तो उसके बाद हम अगली कड़ी में चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन आप देखिए, उत्पादन और उत्पादन फलन समझाइए। ये उत्पादन क्या है और उत्पादन फलन दोनों को एक साथ बताया गया। उत्पादन का अर्थ होता है वस्तुओं के रूपांतरण से है, जहां हम उनका जो है रूपांतरण करके कोई नई चीज बनाते हैं और उसकी बाजार में बेचते हैं या मूल्य होता है, तो उत्पादन। भौतिक साधनों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले कार्यात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। अब ये भौतिक साधन उत्पादन के और बीच में जो उत्पादन है उसके बीच में जो कार्यात्मक संबंध है, ये 3 आपको नाम याद रखने हैं, उसे उत्पादन फलन कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्पादन की 3 धारणाएं कौन सी है? तो उत्पादन को हम 3 उसमें बांटते हैं, जैसे कुल उत्पाद जिसे टोटल प्रोडक्ट कहते हैं, सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट, और औसत उत्पाद एवरेज प्रोडक्ट। अब ये होते क्या है आप इसमें देखिए, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद का सूत्र बताइए। इस सूत्र के द्वारा समझते हैं कि टोटल जो प्रोडक्ट है यानी कि कुल उत्पाद है, एवरेज प्रोडक्ट इनटू जो है यूनिट्स, लेबर यूनिट्स जो भी है, उससे हम गुणा करते हैं तो हमें टोटल प्रोडक्ट मिल जाता है। अगला है एवरेज प्रोडक्ट यानी टोटल प्रोडक्ट अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स, वेरिएबल जो भी फैक्टर है लेबर का या जिसका, उसका डिवाइड करने से हमें मिल जाता है एवरेज प्रति इकाई। अगला है मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि टोटल प्रोडक्ट की जो एन यूनिट है उससे अगली जो n-1 उसको हम डिडक्ट करते हैं, तो हमें जो है मार्जिनल सीमांत उत्पाद मिल जाता है। तो दूसरा इसका फॉर्मूला एक ये भी है और एक सूत्र दूसरा ये भी है कि मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में चेंज ऑफ लेबर यूनिट्स जो। अगला प्रश्न, कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद क्या होता है, शून्य या ऋणात्मक। तो कुल उत्पाद अपने अधिकतम चरम पे होता है जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है। ये हम अब आगे जो डायग्राम है उसमें और क्लियरली देखेंगे इसमें। अगला है, यदि सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो कुल उत्पाद डैश दर पर बढ़ता है। सीमांत उत्पाद अगर बढ़ रहा है तो कुल उत्पाद जो है कैसी दर पर बढ़ता है, तो ये बढ़ती दर पर जो है बढ़ता है। अगला प्रश्न, परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यदि प्रति इकाई समय अनुसार एक कारक की मात्रा में, हमारे पास कई कारक होते हैं उत्पादन के, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर्स, तो उसमें से एक कारक की मात्रा में समान इकाइयों में वृद्धि की जाती है तथा अन्य कारकों की मात्रा स्थिर रखी जाती है। यानी कि दूसरे जो कारक है जो स्थिर रखी, यानी कि लैंड हो गया या कैपिटल कोई भी, और लेबर को अगर हम एक फैक्टर को मान ले कि वो बदल रहा है, तो उसमें जो वस्तु के कुल उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन एक बिंदु के बाद प्राप्त उत्पादन की वृद्धियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो ये जो है ये परिवर्ती अनुपात का नियम हमें बताता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये हमें बताता है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर बाकी फैक्टर जो है वो समान रहे और एक ही फैक्टर में परिवर्तन होता जाए। तो पहले तो उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन एक बिंदु के आने के बाद जो है बाद प्राप्त उत्पादन की वृद्धियां जो है धीरे धीरे कम होती जाएंगी। अगला प्रश्न, स्पष्ट लागत और निहित लागत में क्या अंतर है? जो फर्में साधनों की सेवाओं को खरीदने या किराए पर लेने के लिए खर्च करती हैं, बाहर उनका पेमेंट करती हैं, जो वो जो है जैसे कि मजदूरी है, मजदूर बाहर से लिया जाता है और उसका भुगतान किया जाता है, ब्याज आदि, ये सब स्पष्ट लागतें होती हैं। जबकि निहित लागतें जो उद्यमियों के खुद में जो है अंदर इंटरनल जो वहन की जाती है, जैसे उद्यमियों के अपने साधनों को की अवसर लागत, मान लो उन्हीं का कोई आदमी काम कर रहा है, उद्यमों ने अपने स्वयं के साधन की लागत उसको उन्होंने काउंट किया है, तो ये निहित लागत में शामिल होता है कहा जाता है। आप देखिए लागत की धारणाएं, इस प्रश्न का आंसर हम करने से पहले जो हमने ये वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला ये क्वेश्चन किया था, परिवर्तित अनुपात का नियम,
इसके तहत हम एक डायग्राम देख लेते हैं। आपका डायग्राम यहाँ पर है। तो इसमें हमने देखा 3 अवस्थाएं होती है। टोटल प्रोडक्ट यानी कि कुल उत्पाद है। कुल उत्पाद का कर्व ऐसा बनेगा आपके एक्स एक्सिस पे। जो एक्स एक्सिस पे आप देखोगे नंबर ऑफ लेबर्स हैं। यहाँ सिर्फ एक ही फैक्टर को लिया, बाकी को स्थिर माना गया है। और यहाँ टोटल प्रोडक्ट दिखाया हुआ है। पहले उसमें जहां आप टोटल प्रोडक्ट कर्व देख रहे हैं, तो इसकी देखिए पहली स्टेज जहां पर बढ़ती दर से बढ़ रहा है। पहली अवस्था में जैसे जैसे किसी कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है तो सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। तो वो सीमांत उत्पाद को बार में देखिए, कुल उत्पाद आप देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है बढ़ती दर से। और फिर सेकंड स्टेज में बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए वो बढ़ तो रहा है लेकिन उतनी जो है तेजी से नहीं जितना इसमें बढ़ रहा था। और फिर यहाँ पर एक स्टेगनेंट स्टेज आती है और उसके बाद ये उत्पाद नीचे जाता है थर्ड स्टेज में। और इसी में देखिए सेकंड स्टेज में जब ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है ऊपर, तो यहाँ नीचे देखिए क्या इसकी स्थिति है। यहाँ देखिए ये आपका पहले मार्जिनल यानी सीमांत उत्पाद कर्व है, जो पहले तो एवरेज से ऊपर है और पहली स्टेज पे बहुत बढ़ रहा है और वहां कुल उत्पाद भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए ये घट रहा है, जबकि जो ऊपर जो उत्पाद है वो बढ़ तो रहा है लेकिन उतनी तेज गति से नहीं बढ़ रहा है। और जब वो जीरो होता है, यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कुल उत्पाद जीरो है यहाँ पर, और जीरो पे जो है ये अपनी चरम सीमा पे है कुल उत्पाद। ये देखिए यहाँ। और थर्ड स्टेज में फिर आकर ये नेगेटिव हो जाता है, जीरो के नीचे नगर चला जाता है, जहाँ की कुल उत्पाद भी गिरने लगता है। और एवरेज प्रोडक्ट यानी औसत उत्पाद तो ऊपर होता है। जब सीमांत उत्पाद जीरो होता है तो औसत उत्पाद उसके ऊपर होता है, और वो भी घटती दर से होता है। तो तीसरी में कुल उत्पाद में कमी होती है और सीमांत उत्पाद जो है वो ऋणात्मक होता है। अब हमारा प्रश्न था यहाँ लागत की धारणाएं बताइए। तो अब हम लागत की धारणाएं देखते हैं। कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट, औसत लागत एवरेज कॉस्ट, और सीमांत लागत उसी तरह जैसे हमने प्रोडक्ट में पढ़ा था। टोटल प्रोडक्ट, औसत एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। अब ये लागत है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि लागत है क्या। कुल लागत क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। तो देखिए उत्पाद के एक निश्चित स्तर का उत्पादन करने के लिए जितने कुल खर्च करने पड़ते हैं। जब हम उत्पादन करते हैं तो उसमें बहुत सारे चीजों को हम वहन करते हैं, खर्चा वहन करते हैं। तो वो जो खर्चा है वो उसमें उस प्रोडक्ट के बनने में जो खर्चा है उसकी लागत में जोड़ लिया जाता है, या उसमें उसके प्राइस में जोड़ लिया जाता है। तो उनके जोड़ को कुल लागत कहते हैं। अल्पकाल में स्थिर साधनों की लागत को बंधी लागत कहते हैं। तो जो स्थिर साधन है जैसे कि आपका लैंड हो गया और पूंजी मशीनें, ये सब बंधी लागत होती है। उत्पादन की और मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होने वाली लागत परिवर्ती लागत होती है। तो यानी कि जो कुल लागत है वो दो भागों में बटी होती है। एक तो स्थिर साधनों पर स्थिर बंधी लागत जिसे हम बंधी लागत या स्थिर लागत कहते हैं, और दूसरा है कि परिवर्तित होने वाली यानी परिवर्ती लागत, तो वेरिएबल। तो दोनों आप इसका फॉर्मूला देखिए, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों मिलाकर टोटल कॉस्ट बनती है। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु की 5 इकाइयों का उत्पादन करने की लागत 20 रुपए है तथा 4 इकाइयों का उत्पादन करने की लागत 15 है, तो सीमांत लागत क्या होगी। अब यहाँ सिंपल सा सवाल पूछा, सीमांत लागत क्या होगी। सीमांत लागत का हमने पहले वहां पर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला था उसी तरह इसमें कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाता है। जैसे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, या वहां मार्जिन वाला टोटल कॉस्ट अगर अगर आगे उसमें निकाले तो अगली यूनिट को जो है माइनस कर देंगे। तो इस तरह हमने प्रत्येक यूनिट का डिफरेंस जो है वो पता चल जाता है, तो वो मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले उसकी 20 थी और फिर 15 लागत, तो और उसके बाद जो है यहाँ पर इकाइयां जो है 5 से 4, तो यहाँ इकाइयों का जो है डिफरेंस हम देख लेंगे और यहाँ पर कॉस्ट का डिफरेंस, और फिर जो है वो डिवाइड करके हमारी इस तरह मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगी।
अगला प्रश्न, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को कब काटता है? अब देखिए, सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट एमसी, औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट एसी, तो ये कब काटता है? इसका कर्व यहाँ पर देखिए, ये औसत लागत है, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी। तो औसत लागत पहले जो है सीमांत लागत से ऊपर होती है और इस तरह ये यू कर्व में चलती है, जबकि सीमांत लागत नीचे से शुरू होती है और फिर इस जब वो ऊपर बढ़ती है तो बढ़ते हुए मार्जिनल कॉस्ट जो है औसत लागत, औसत जो कॉस्ट है उसको काटती है। तो यहाँ कब काटती है? जब औसत लागत अपने मिनिमम स्तर पर होती है। ठीक है, तो यहाँ एमसी इक्वल्स टू, और जब औसत लागत वक्र अपने न्यूनतम स्थान पर होता है और एमसी बढ़ रहा होता है, ये दोनों स्थितियां यहाँ पर आपको देखी है। अब देखिए अगला प्रश्न, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं अगले प्रश्न से रिलेटेड है। स्थिर लागत वक्र एक्स अक्ष के समांतर क्यों होता है? स्थिर लागत वक्र यानी कि टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये समांतर क्यों होता है एक्स एक्सिस के? तो क्योंकि अब देखिए, चाहे उत्पादन न या कम या अधिक, मतलब उत्पादन चाहे कितना ही हो, या तो बिल्कुल भी ना हो, या कम हो, या अधिक हो, जैसा भी उत्पादन हो, यह लागत स्थिर बंधी रहती है। कब? अल्पकाल में। तो अल्पकाल में ऐसा होता है, अल्पकाल में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो है वो काम करती है और फिक्स लागत समान होती है, सेम होती है। तो चाहे बिल्कुल बंद हो, काम ना भी हो रहा तो भी, वैसे भी आप देखिए जमीन है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, वो उत्पादन अगर छुट्टियां हैं या बंद है थोड़े समय के लिए, तो भी जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बनी रहेगी उतनी ही। तो इसीलिए ये वक्र इसी तरह बना रहता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 13, आगम यानी रेवेन्यू किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को, जब कॉस्ट हमने कर ली, उसका प्राइस हमने डिसाइड कर लिया, जो उसमें लागतें लगी उस प्रोडक्ट को बनाने में, अब उसको हम बाजार में बेच रहे हैं, तो किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल रकम यानी कि भौतिक प्राप्तियां, जो कुल रकम प्राप्त होती है उसे फर्म की आगम कहा जाता है। ये तो समझ गए होंगे सभी। अब अगला प्रश्न, आगम की धारणाएं बताइए। आगम को हम तीन भागों में पढ़ते हैं, कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू, सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू, और औसत आगम यानी एवरेज रेवेन्यू। अब इसको हम एक डायग्राम के तहत समझेंगे। ये देखिए हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें आप देखिए टोटल रेवेन्यू है, मैक्सिमम यहाँ दिखाया गया है, वाई एक्सिस पर टोटल रेवेन्यू है और एक्स एक्सिस पर आउटपुट है यानी कि उत्पादन, और ये कुल आगम। और अब टोटल रेवेन्यू कर्व देखिए, जहां टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है वो नीचे यहाँ तक था, ये पूरा यहाँ तक आपका रेवेन्यू दिखा रहा है। और इसमें दो स्टेजेस में, जहां मैक्सिमम है, जहां देखिए टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, वहां पर देखिए मार्जिनल रेवेन्यू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एवरेज या मार्जिनल रेवेन्यू बताया गया और यहाँ वही आउटपुट है। और जहां टोटल रेवेन्यू जो है वो नीचे बिल्कुल जुड़ा हुआ था, वहां देखिए एवरेज रेवेन्यू यहाँ तक पहुंच जाता है। और उसके बाद जहां मैक्सिमम है उसका टोटल रेवेन्यू वहां कम होने लगता है, देखिए कम होने लग रहा है, यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ देखिए बी बिंदु जो है, कौन सा बी बिंदु? ये मैक्सिमम वाला बी बिंदु तक जो है टीआर वक्र घटती दर से बढ़ रहा है, ये घटती दर से बढ़ रहा है। और यह इसलिए है क्योंकि एमआर गिर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू गिर रहा है जो हमने देखा था। और यहाँ पर टीआर जो है वो अधिकतम है क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू वहां पर 0 है। ठीक है, तो ये हमने अभी आपको समझाया। अब हम अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। औसत आगम या संप्राप्ति किसे कहते हैं? किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई आगम को औसत आगम कहते हैं। ये वस्तु की कीमत होती है, औसत आगम का दूसरा नाम उस वस्तु की कीमत होता है।
अगला प्रश्न, विभिन्न बाजारों के विषय में बताइए। मतलब विभिन्न प्रकार के कौन कौन से बाजार होते हैं, बाजार व्यवस्था है जो हम पढ़ते हैं। तो वो यहाँ पर है, पहला है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन हम इसे कहते हैं। समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं, यानी कि होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं यहाँ पर, और एक ही प्रोडक्ट जो है, एक ही तरह का प्रोडक्ट सब सेल करते हैं। दूसरा है एकाधिकार, यानी कि मोनोपोली। इसमें एक वस्तु के केवल एक ही विक्रेता होता है, उसी की पूरी जो है होल्ड होता है, मोनोपोली होती है, और बहुत बहुत सारे यहाँ पर क्रेता खरीदने वाले होते हैं। अगला है एकाधिकारी प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यह पूर्ण जो है, पूर्ण प्रतियोगिता वाली स्थिति में होता, लगभग वैसा होता है, परंतु यहाँ प्रत्येक विक्रेता द्वारा जो है बेची जाने वाली जो वस्तु है वो कुछ हद तक दूसरे से जो है अलग होती है तुलना में, और उसमें भिन्नता पाई जाती है। यहाँ वो एडवर्टीजमेंट या अपने प्रोडक्ट को कुछ अलग दिखाने के लिए मार्केटिंग का या कुछ नुस्खों का वो प्रयोग इसमें करते हैं। तो यहाँ कुछ हद तक एकाधिकार जैसी स्थिति मतलब उसमें भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ही पूर्ण प्रतियोगिता की तरफ होती है। अब हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र कैसा होता है। यहाँ आपने देखे, इस साइड रेवेन्यू, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, और यहाँ देखिए आगम वक्र जो है पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर इक्वल्स टू एम आर, ये ऐसा कर्व इसमें होता है। कई बार ये पूछा जाता है 1 मार्क्स का। अगला क्वेश्चन, एकाधिकार में आगम वक्र कैसा होता है, यानी कि रेवेन्यू कर्व कैसा होता है। अब इसमें देखिए 45 डिग्री में ये झुका हुआ है, ए आर और एम आर वक्र इस तरह का इसमें बना होता है। अगला, एकाधिकारी प्रतियोगिता में आगम वक्र कैसा होता है। एकाधिकारी में ये थोड़ा सा स्लैंटिंग वे में, यानी कि ना तो ये पूरी तरह ऐसा होता है और ना ही पूरी तरह ऐसा, इन दोनों की बीच की स्थिति यहाँ पर होती है इसमें, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। क्योंकि ये इसकी तरह होता है, पूर्ण प्रतियोगिता की तरह लगभग, तो अगर ये थोड़ा सा पूर्ण प्रतियोगिता की तरह हो जाए तो बिल्कुल एक ही लाइन उसी तरह बन जाएगी। अगला प्रश्न, सामान्य लाभ की स्थिति क्या है। देखिए सामान्य लाभ कहाँ पर हम इसको मानते हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी कि एक फर्म संतुलन की अवस्था में सामान्य लाभ उस समय प्राप्त करेगी जब संतुलन उत्पादन की औसत लागत, यानी कि एसी, तथा उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत, यानी कि एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, यानी दोनों बराबर हो जाते हैं, तब वहां पर जो है सामान्य लाभ पाया जाता है। तो यहाँ देखिए एसी कर्व और ये एमसी कर्व जब इसे काटता है तो वहां पर जो है आपके एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ बराबर होते हैं, और ये स्थिति है सामान्य लाभ की। अगला प्रश्न, सम विच्छेद बिंदु किस स्थिति में होता है तथा उस समय फर्म की लाभ हानि कैसी होती है। तो सम विच्छेद बिंदु जब टी आर इक्वल्स टू टी सी, यानी कि टोटल रेवेन्यू, कुल आगम जो है किसके बराबर, कुल लागत के बराबर होता है, टोटल कॉस्ट के बराबर, तो वो समय सम विच्छेद की होती है। सम विच्छेद बिंदु होता है उस समय फर्म की लाभ हानि की स्थिति शून्य होती है, यानी कि ना ही उसे लाभ होता है और ना ही उसे हानि होती, क्योंकि जितना टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, जितना लगा है उतना ही उसे मिल गया। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो सम विच्छेद बिंदु वो स्थिति होती है। पूर्ति किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक, ये तो बड़ा सिंपल ही है कि वह मात्रा जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाएगी, यानी कि विक्रेता उसे प्रस्तुत करता है एक समय पर, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत पर, तो वो पूर्ति कही जाती है। और इसके प्रभावित करने वाले कारक तो बहुत से हैं, जैसे वस्तु की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतें, कि वस्तु कीमत जो है उस पर जितनी अधिक कीमत होगी तो उतने ही विक्रेता उसे प्रोड्यूस करे, क्योंकि उसको उसमें फायदा होगा। अन्य वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है तो यहाँ पर उस जो है उसको बेचने में फायदा है, या वो बढ़ जाती है तो ये
जो है, या उसकी इसको जो है वो सप्लाई रोक देगा उसकी। तो फर्म का उद्देश्य क्या है कि अब ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है, या फिर उसको चैरिटी या फिर जो है समाज उसमें लगाना है, या जितना जो सम विच्छेद बिंदु वाली बात है तो उस हिसाब से वो जो है उस वस्तु की उत्पादन करेगा। अगला प्रश्न, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर कीजिए। ये कॉमनली पूछा जाता है और ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है ना। ये दोनों एक जैसी ही हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम इसे अलग करते हैं। किसी वस्तु का स्टॉक उस वस्तु की कुल मात्रा को बताता है जो किसी समय में बाजार में विक्रेता के पास मौजूद होती है, जबकि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो कि विक्रेता एक निश्चित समय अवधि में तथा निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार रहता है। ठीक है, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो यहाँ पर एक निश्चित समय में जो है वो उस अवधि में उसको बेचने के लिए तैयार है, वो आपकी पूर्ति है। अगला प्रश्न, संतुलन कीमत किसे कहते हैं? संतुलन कीमत वह कीमत जिस पर किसी वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है, वो संतुलन। तो सिंपल बैलेंस आप देखिए, बैलेंस में दोनों चीज बराबर हो, 50-50, तो वो संतुलन पॉइंट कहा जाता है। अर्थात क्रेताओं और विक्रेताओं का क्रय विक्रय क्रमश एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, जितनी सेल उतनी ही जो है परचेज, या उतना ही प्रोडक्शन। संतुलन की कीमत को तालिका और चित्र द्वारा समझाइए। अब हम संतुलन कीमत को देखिए, यहाँ पर समझाते हैं। वहां तो सिर्फ उसको डिफाइन किया, यहाँ पर हम डायग्राम के द्वारा इसको समझाएंगे। देखिए, प्राइस है और उसके साथ सप्लाई ऑफ एक्स गुड, कोई भी चीज हो सकती है, सेब, आइसक्रीम या कोई भी वस्तु आप यहाँ पर ले लीजिए कि प्राइस पर जो है सप्लाई 50 है, 4 जब प्राइस हुआ उसका तो प्रति तो 40 हुई, फिर 30, 20 और 10 इस तरह हो गई। और डिमांड ऑफ एक्स गुड, अब उसकी डिमांड, यहाँ सप्लाई है तो उसकी डिमांड देखिए, जब जब प्राइस जो है वो घट रहा है तो यहाँ पर डिमांड का देखिए बढ़ता हुआ इनवर्स, और जबकि यहाँ सप्लाई का जो है सीधा रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ ये इन दोनों में डिफरेंस है कि डिमांड जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है प्राइस से, जबकि सप्लाई है वो डायरेक्ट रिलेटेड है। तो यहाँ ये बढ़ रहा है। तो अब यहाँ इस डायग्राम में देख ले, इस साइड ये प्राइस दिखा रहा है और इस तरफ ये है जो है क्वांटिटी दिखा रहा है। और इस क्वांटिटी में देखिए सप्लाई ये शो कर रहा है, जो यहाँ से यूनिट, ये डिफरेंट यूनिट्स दिखा रहा है, और यहाँ पर डिमांड का कर्व दिखा रहा है। ये दोनों बराबर कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? इस पॉइंट पे, जहां देखिए जितनी इसके पास प्राइस और यहाँ उतनी क्वांटिटी, यानी ये बराबर इस बिंदु पे, यानी कि ये थर्ड पॉइंट जो है, यहाँ पर आपको देखिए जितनी डिमांड उतनी ही सप्लाई। तो यहाँ बिल्कुल बराबर पॉइंट, यहाँ पर एक बैलेंस की तरह ये काम कर रहा है। तो यहाँ ये पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब अगर इसके ऊपर नीचे का हम देखते हैं कि यहाँ अगर मान लो ये पॉइंट देख लें कि अगर यहाँ 5 यूनिट्स हो गया तो ये देखिए डिमांड यहाँ पर कम है, फिर डिमांड, एक्सेस डिमांड और शॉर्ट डिमांड हो जाती है, और यहाँ पर सरप्लस है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड यहाँ पर कम है, तो ये सरप्लस की स्थिति हो गई किसी भी वस्तु की। जबकि यहाँ पर आप देखिए अगर सप्लाई कम है, यहाँ देखिए ये सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो ये जो बीच का जो गैप है ये शॉर्टेज हो गया, यानी कि लोग डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई कम है, तो ये भी इम्बैलेंस की स्थिति है। तो ये ऊपर नीचे की दोनों ही इम्बैलेंस की स्थिति है, यहाँ पर जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, तो ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगला प्रश्न, बाजार कीमत तथा सामान्य कीमत में अंतर बताइए। बाजार कीमत और सामान्य कीमत क्या होती है? अब ये जो है इकोनॉमी में बूम रिसेशन उसमें आता है। तो बाजार कीमत जो है फ्लक्चुएट करती है, बाजार में कैसी भी स्थितियां बने जो है या क्रिएट की जाती है उसके अनुसार कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो बाजार कीमत वह कीमत है जो समय के एक निश्चित बिंदु पर बाजार में पाई जाती है, चाहे पूर्ति और मांग की शक्तियों में समन्वय हुआ हो अथवा नहीं। ठीक है, पूर्ति या मांग की एक्चुअल पोजीशन क्या है, उनकी शक्तियों में कोई समन्वय या कोई तालमेल बैठा हो या ना बैठा हो, ये बाजार में जो है किसी स्थिति में पाई जाती है। जबकि सामान्य कीमत वह कीमत है जिसकी उस समय उस पर्टिकुलर उसमें पाए जाने की संभावना है जब पूर्ति और मांग की शक्तियों में
पूर्ण रूप से समन्वय हो चुका हो। तो देखिए, सामान्य कीमत वो है जब वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया हो, तो उस समय जो मांग और पूर्ति की स्थितियां वो बिल्कुल बैलेंस में हो, तो तब वो जो आपकी एक्चुअल कीमत है, सामान्य कीमत, वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम कीमत सीलिंग प्राइस क्या है? तो उच्चतम कीमत से अभिप्राय उस अधिकतम कीमत से है जो उत्पादक अपनी वस्तु के लिए प्राप्त कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है कीमत, जो है सीलिंग प्राइस जिसे हम कहते हैं, कि मैक्सिमम है जो जितना अधिकतम वो कीमत जो है उत्पादक उसे मिल सकता है। जबकि न्यूनतम कीमत फ्लोर प्राइस, बिल्कुल कम से कम। तो न्यूनतम कीमत से अभिप्राय उस कम से कम कीमत पर है जो उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए दी जाती है, यानी कि सरकार इससे जो है उनको फ्लोर प्राइस जो है वो निर्धारित होता है। इसी तरह नियंत्रण कीमत देखिए अगला, नियंत्रण कीमत कंट्रोल प्राइस क्या है? तो वस्तुओं की कीमत को उनकी संतुलन कीमत से नीचे निर्धारित किया जाता है, यानी कि ये स्पेशल आपको कंट्रोल प्राइस, यहाँ तो ये कि किसानों को या उत्पादक को किसी को भी लॉस ना हो, तो जो है न्यूनतम प्राइस फिक्स किया जाता है कि इससे कम में जो है ना कोई इनसे खरीदेगा ना बेचेगा, तो ये मिनिमम प्राइस सरकार निर्धारित करती है। इसी तरह यहाँ नियंत्रण कीमत भी सरकार निर्धारित करती है। वो किसी वस्तु, बहुत ही जरूरी कोई वस्तु है जो समाज के किसी वर्ग के लिए बहुत जरूरी है, तो उसमें वो सब्सिडी वहन करती है या घाटा सहन करती है सरकार, और फिर उसे एक जो है संतुलित कीमत पर या नियंत्रित कीमत पर जो है वो निर्धारित करके और बाजार में जो है उपलब्ध करवाती है, जिसे विशेष जन समूह को नितांत आवश्यक वस्तुओं की न्यूनतम पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो है ये कंट्रोल प्राइस किए जाते हैं। अब देखिए समर्थन कीमत, ये क्या है? समर्थन कीमत है सरकार द्वारा संतुलन कीमत के ऊपर निर्धारित की जाती है, जिससे किसानों को न्यूनतम आय सुनिश्चित कराई जा सके। देखिए, ये तो किसानों का कई बार आंदोलन होता है, वो कहते, आप देखते होंगे टमाटर फेंक दिए कि बहुत सस्ते हो गए, प्याज फेंक दी, या और किसी चीज में उन्हें नुकसान होता है, तो ये जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे हम कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो वो संतुलन कीमत के ऊपर निर्धारित किया जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पर आपकी न्यूनतम कीमत, और यहाँ कंट्रोल प्राइस, और ये सपोर्ट प्राइस, और ऊपर आपका सीलिंग प्राइस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, समय तत्व पर संतुलन कीमत कैसे निर्धारित होती है? अब समय तत्व क्या है? अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। आपके तीन जो है अर्थशास्त्र में काल माने गए हैं, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। तो ये तीन समय तत्व, समय जितना कम होगा कीमत निर्धारण पर उतना ही मांग का प्रभाव अधिक होगा। ठीक है, जितना कम समय होता है उतने ही मांग का अधिक प्रभाव होता है। इसी प्रकार समय जितना अधिक होगा कीमत निर्धारण पर उतना ही पूर्ति का प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, तो समय ज्यादा होगा तो पूर्ति का प्रभाव होगा, समय कम होगा तो मांग का प्रभाव ज्यादा होता है, मांग प्रभावित कर देती है फिर कीमत को, और यहाँ समय ज्यादा है तो पूर्ति प्रभावित करती है कीमत को। अगला प्रश्न, FAD सिद्धांत क्या है? FAD यानी फूड अवेलेबिलिटी, ये जो सिद्धांत है ये 1998 में जो है दिया गया था, और इसे जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने खाद्य उपलब्धता अपकर्ष, खाद्य उपलब्धता अपकर्ष जो है ये थ्योरी दी थी इन्होंने, और इसके लिए इन्हें जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये हमारे कुछ प्रश्न है जो हमने रिवीजन में किया। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, हेल्प मिली होगी। अब आगे के लिए आप अपनी तैयारी करिए, रिवाइज करिए, इनके अलावा भी और प्रश्न हो सकते हैं जो आप अपने बुक्स में देखेंगे। धन्यवाद।